हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि एवोल्यूशन का एक रफ आइडिया कि एवोल्यूशन कैसे हुई, तो वो हम बिल्कुल एक बेसिक स्टेज से कि किसी ने सबसे पहले क्या एक व्यू पॉइंट रखा कि ऐसे हुआ होगा एवोल्यूशन, टू सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी तक, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो टुडे इज द टर्न ऑफ, क्या पढ़ेंगे आज हम? ओके ओके ओके, आज हम पढ़ेंगे बेटा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही नहीं हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन हो गया हो गया हो गया, वी हैव सम पुख्ता एविडेंसेस टू फॉलो द डॉक्ट्राइन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ उसके लिए वी हैव सर्टन एविडेंसेस। और वो एविडेंसेस क्या है, कौन कौन से एविडेंसेस हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी बताती हूँ क्या चीज़ें हैं ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर हम पढ़ेंगे पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस। उसके अलावा बेटा हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर, या जिनको हम क्या बोलते हैं बायोकेमिकल, या मॉलिक्यूलर लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर एविडेंसेस। और हम पढ़ेंगे बेटा बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो ये कुछ कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस हैं हमारे पास, जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि एवोल्यूशन हुई है। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? कौन किससे पहले है, कौन किसके बाद आया, कौन किससे प्रोड्यूस हुआ, कौन किसका सक्सेसर है, कौन किसका प्रीडिसेसर है। कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। तो ये भी सभी की सभी चीज़ें, मतलब ये पूरी की पूरी एवोल्यूशन कौन डिपिक्ट करता है, ये एविडेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बेटा हम लोग किसकी बात करेंगे? देखो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल में तो आपको पता है, विल टॉक अबाउट दी मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एनाटॉमी, कि एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजिकली कुछ फीचर्स हम लोग स्टडी करेंगे जो हमें आइडिया देंगे कि ये इससे इवॉल्व हुआ है, या ये इससे पहले प्रेजेंट था, ये इसके बाद आया है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम क्या पढ़ेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से हमें क्या एवोल्यूशन का कुछ आइडिया लग रहा है? यस, लगता है, उसको वी विल टेक अप लेटर ऑन। देन पैलेंटोलॉजिकल में वी विल टॉक अबाउट दी फॉसिल्स। फॉसिल हम सबको पता है, तो जब पढ़ाऊंगी तब इसमें बताऊंगी। मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, कुछ बायोकेमिकल्स के बेसिस पे हम लोग एवोल्यूशन बताएंगे कि कैसे हुई, और कैसे हुई नहीं, एवोल्यूशन हुई है, कौन किससे आया है, कौन किससे पहले, कौन किसके बाद। एंड बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस, बहुत मज़ेदार है ये एविडेंसेस की जो स्टडी है, बहुत मज़ा आएगा। और बेटा क्वेश्चन पक्का है, शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और बहुत सिंपल सा है, तो कोई टेंशन लेके पढ़ने का नहीं। तो इसलिए सबसे पहले, वैसे हमारी एनसीईआरटी के बुक के टेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो बेटा हमारे पास सबसे पहले दिए हैं पैलेंटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। लेकिन क्योंकि आई विल स्टार्ट विद दी सिंपल, सिंपल से हम लोग धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंसेस आते हैं बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? पता है ना हम सबको, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं हम, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें सबसे पहले मैंने मॉर्फोलॉजी को ही डिफाइन किया था। व्हाट डज मॉर्फोलॉजी मीन्स? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे जो एविडेंसेस बेस्ड होंगे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर पे भी होंगे, एज वेल एज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल कुछ कैरेक्टर्स होंगे उनके बेसिस पे, और एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जो किसकी तरफ इशारा करते हैं? टुवर्ड द एवोल्यूशन। तो उसमें सबसे पहला जो एविडेंस हमारे पास आता है बेटा, दैट इज द होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स? यहाँ पे ना बेटा मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल में वी विल टेक अप द 5 कैटेगरीज। हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट द एनालोगस ऑर्गन्स, देन वी विल
study about the vestigial organs, then atavism and then connecting links. तो वन बाय वन जब आप ये चीज़ें सारी की सारी पढ़ेंगे तो इससे पढ़ते पढ़ते आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे एवोल्यूशन के बारे में, क्यों ये इनको हम कह रहे हैं दीज आर दी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. तो लेट्स स्टार्ट विद दी होमोलोगस ऑर्गन्स फर्स्ट. अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? द ऑर्गन्स ऑफ दी डिफरेंट स्पीशीज विच आर, इसको लिख लेते हैं, ठीक है जी. क्या होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स? द ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स बेटा which are similar in origin, जिनका origin तो है same but they are different in functioning, different in function. तो ओरिजिन वाइज जिनका ओरिजिन है सेम, एक ही ओरिजिन से सारे के सारे बने हैं, लेकिन फंक्शन ओरिजिन के बाद फंक्शन परफॉर्म करने लग गए डिफरेंट. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? सच ऑर्गन्स आर नोन एज दी होमोलोगस ऑर्गन्स. क्या बोल रहे हो मैम? हमें कुछ पता नहीं चल रहा है. तो चलो, पता ऐसे चलेगा भी नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक अप दी एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहला बेटा जो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, सबसे नंबर 1 एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी गिवन है, दैट एग्जाम्पल इज दी वर्टिब्रेट फोर लिम्ब्स या फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. और वर्टिब्रेट में भी किसकी बात चल रही है? वर्टिब्रेट के अंदर क्लास थी ना क्या? टेट्रापोडा. तो कई जगह पे इसको लिखा मिल सकता है आपको टेट्रापोडा. तो घबरा नहीं जाना है कि टेट्रापोडा या वर्टिब्रेटा अलग अलग होते हैं. क्लासिफिकेशन पे जाओ वर्टिब्रेटा की, वहाँ पे आपको टेट्रापोडा मिलेंगे. कहाँ पे हैं? गनेथोस्टोमेटा. एगनेथोस्टोमा और गनेथोस्टोमेटा पढ़े थे ना. उनके नीचे फिर क्या थी? पाइसिस थी और क्या थी? टेट्रापोडा थी. टेट्रापोडा के अंदर कौन कौन थे? याद है ना? जिसके अंदर हमने लोग 4 लिम्ब्स के बेसिस पे हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया था इनटू फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. फिशेस तो पाइसेस में चली गई ना. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स. बर्ड्स और एव्स एक ही बात है. एंड मैमल्स. 4 हो गए ना. तो 4 लिम्ब्स के बेसिस पे हमने इनको किया था टेट्रापोडा. ये सब मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल की होमोलोगस ऑर्गन आप मैम कैसे समझाएंगे इस एग्जाम्पल से? अब तो समझिए. देखो बेटा, अगर मैं 4 लिम्ब की बात करूं, 4 लिम्ब किस किस के? टेट्रापोड्स के. और कौन कौन से? टेट्रापोडा क्या है? वर्टिब्रेट. तो कौन कौन से वर्टिब्रेट? देखो किसकी बात करूंगी मैं यहाँ पे. आई विल टॉक अबाउट द मैन, आई विल टॉक अबाउट द चीता, आई विल टॉक अबाउट द व्हेल एंड आई विल टॉक अबाउट द और कौन रहता है हमारे पास? दैट इज बैट. ये चारों के चारों क्या हैं हमारे पास? पता है ना क्या है? मैमल्स लिए मैंने चारों के चारों. तो अब वेल को कोई फिश मत बोल देना आप में से. वेल भी क्या है? मैमल है. तो मैन की अगर मैं 4 लिम्ब की बात करूँ, कौन सी है हमारी 4 लिम्ब? ये हैं हमारी 4 लिम्ब्स. तो हमारी 4 लिम्ब के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होता है? अगर मैं हमारे स्ट्रक्चर की बात करूँ, या पहले एक काम करते हैं फंक्शन लिख लेते हैं. मैन की जो 4 लिम्ब है बेटा किस चीज़ में हेल्प करती हैं? 4 लिम्ब ऑफ मैन का जो फंक्शन है, फंक्शंस लिख लेते हैं इनके. क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं बेटा हमारी बाजुएं? हमारा बेसिकली जो हम इनसे काम करते हैं वो है ग्रेस्पिंग. चीज़ों को ग्रेस्प करने का काम करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ आवर 4 लिम्ब्स. ये नहीं होती तो क्या होता? कैसे ग्रेस्प करते? सेकंड है चीता. चीता किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? चीता की 4 लिम्ब्स उसको किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं? इन दी रनिंग. वेल की किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं? वेल की 4 लिम्ब्स जो फ्लिपर्स बन चुके हैं, क्या हैं वो बन चुके हैं, वो उसको हेल्प कर रहे हैं इन दी स्विमिंग. और जो बैट है, बैट की 4 लिम्ब्स वो उसको किस चीज़ में हेल्प कर रही है? इन दी फ्लाइंग. ये तो है फंक्शन. फंक्शन क्या है? क्या कोई फंक्शन सिमिलर दिख रहा है? मैन की 4 लिम्ब ग्रेस्पिंग में, चीता की 4 लिम्ब रनिंग में, वेल की 4 लिम्ब स्विमिंग में और बैट की 4 लिम्ब्स जो है फ्लाइंग में. ठीक है? कोई मैंने गलत चीज़ तो नहीं लिखी? नहीं. तो फंक्शन तो क्या हो गए? हैं क्या? 4 लिम्ब्स हैं. फंक्शन क्या है सबके? डिफरेंट. लेकिन ओरिजिन, अगर इनका ओरिजिन देखें ना, ओरिजिनली ऑल 4 आर सिमिलर. इन सब का अगर हम देखें, इन सब का तो क्या है? सिमिलर
ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन कैसे है? सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है भाई। अगर हम अपनी फोरलिम की बात करें, हमारी फोरलिम में सबसे बड़ी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? ये वाले हिस्से में ये बोन जो प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ह्यूमरस। वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं, और किसी को अगर नहीं भी पता तो बेटा अभी हम फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो वहाँ पे हमें पूरे अपने स्केलेटन के बारे में जानना है, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे क्या बोन होती है? इसको हम बोलते हैं ह्यूमरस। फिर यहाँ पे हमारे पास दो बोन होती हैं, थंब के साथ साथ जो बोन होती है दैट इज रेडियस, और इधर होती है अल्ना। उसके बाद ये जो हमारी रिस्ट बनती है, इसमें होती हैं कार्पल्स। फिर ये वाला जो हिस्सा, ये जो पाम वाला हिस्सा है, ये होती हैं मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स के पीछे ये वाला जितना भी हिस्सा है, ये फिंगर्स, इनके अंदर होती हैं डिजिट्स, ये जिनको हम बोलते हैं फेलेंजेस। तो सबका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ, बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम है। तो इसका मतलब क्या है? सबका ओरिजिन जो है वो क्या रहा होगा? सिमिलर। ये देखो अपनी एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये इमेज दिया हुआ है हमें, तो ये इमेज किसका है? देखो लिखा भी हुआ मैन, चीता, वेल एंड बैट, वही 4 चीजें। तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले है, ये क्या प्रेजेंट है? दिस इज ह्यूमरस। उसके बाद ये थंब के साथ ये वाली जो है, दिस इज रेडियस, ये रेडियल बोन। इसके पीछे जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं अल्नर बोन या अल्ना। और यहाँ पे ये जो सारे के सारे प्रेजेंट हैं इतने, ये इनको हम बोलते हैं बेटा कार्पल्स। ये जितने भी यहाँ पे पाम वाले रीजन में इतना प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज मेटाकार्पल्स। और फिर ये जो नीचे, अच्छा आपको ये वाला कलर दिखाई ही नहीं दे रहा होगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन। ये तो है बेटा कार्पल्स, और इसके नीचे वाला ये जितना पोर्शन है, ये सारी की सारी ये क्या है? मेटाकार्पल्स। और उसके नीचे ये सभी की सभी जो प्रेजेंट हैं, ये डिजिट्स हमारी उंगलियों के अंदर, जैसे 1 2 3 मोड़ो, 3 बार मुड़ती है ना, 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी फैलेंजेस। फैलेंजेस। तो क्या क्या है हमारी फोरलिम के अंदर प्रेजेंट? ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, है ना, देखिए ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। रिस्ट के अंदर क्या है? कार्पल्स। यहाँ पे क्या है? मेटाकार्पल्स। ये क्या आ गई? फेलेंजेस। ये तो हो गया मैन। लेकिन अगर आप चीता की देखो, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। वेल की देखिए, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। बैट की देखिए, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड दीज आर फेलेंजेस। सब में सेम सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है, तो सबका ओरिजिन हम क्या कहेंगे? सेम। तो ऑर्गन्स हैं सिमिलर इन ओरिजिन, क्योंकि सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, तो सेम तरीके से वो इवॉल्व हुआ है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन। तो इस तरह के ऑर्गन्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? सच ऑर्गन्स आर नोन एज दी होमोलोगस ऑर्गन्स। आई होप अब आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो बेटा अब एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। क्या हुआ? चलिए अब मूव करते हैं बेटा अनदर एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल होंगे उतना अच्छा आपको समझ आता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है बेटा, दैट इज दी स्पाइन्स एंड या थोन्स एंड टेंड्रिल्स। थोन्स ऑफ बोगेनविलिया एंड tendrils of पैशन फ्लावर, या आप लिख सकते हैं कुकर बिट्स। आपकी बुक में तो कुकर बिट्स का एग्जाम्पल है, ऑफ कुकर बिट्स। दूसरा एग्जाम्पल है ये, देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैसे मैं जस्टिफाई करूँगी कि ये होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट इन फंक्शन, सिमिलर इन ओरिजिन। तो अगर मैं बात करूँ थोन्स ऑफ बोगनविलिया की, तो ये जो थोन ऑफ बोगनविलिया है बेटा, इस थोन का, और ये जो टेंड्रिल है कुकर बिट्स की, अभी डायग्राम में के अंदर दिखाती हूँ आपको, इन दोनों के अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ, ओरिजिन क्या है इनका? सेम ओरिजिन है। क्या ओरिजिन है? बोथ अराइज फ्रॉम द एक्सिलरी बड।
चाहे वो थोन है या वो टेंड्रिल है। और ये हम मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था। तो ये जो एक्सिलरी बड है उसकी मॉडिफिकेशंस हैं दोनों। तो ओरिजिन क्या है, दोनों के दोनों कहाँ से अराइज हुए हैं, एक्सिलरी बड से। लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट। थोन की क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, थोन किस लिए होते हैं बोगनविलिया में, दीज आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन। थोन स्पाइंस का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन। और इधर टेंड्रिल्स, टेंड्रिल किस चीज़ में हेल्प करती हैं बेटा, अगर हमने अच्छे से लेक्चर सुने थे मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के तो आपको याद होगा दोनों के फंक्शन, कि टेंड्रिल का काम होता है क्लाइंबिंग में और थोन का काम होता है प्रोटेक्शन में। तो कुकर बिट्स की बेसिकली बेल होती है ना, ऐसे 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 ऊपर चढ़ती चली जाती है। घिया, तोरी, कद्दू, ये सब हम लोगों ने आसपास, हमने नहीं अगर कभी लगाए तो आसपास तो लगे देखे ही हैं हम लोगों ने। तो वहाँ पे देखा है ना, इसमें स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसी। तो धागा बांध के या किसी तरह का थ्रेड या हल्की फुल्की रस्सी या कुछ भी बांध के हम ये टेंड्रिल क्या करती है, अपना रास्ता उसके ऊपर अपने आप बना लेती है और बेल चढ़ती चली जाती है। तो क्लाइंबिंग का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, टेंड्रिल्स। तो बेटा एग्जाम्पल क्या है, ये वाली पिक्चर आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, दिस इज द बोगनविलिया। ये है बेटा बोगनविलिया का थोन, दिस इज द थोन ऑफ बोगनविलिया। कहाँ से निकल रहा है, दिस इज द मेन एक्सिस और यहाँ ये बनती है एक्सिल। ये है लीफ और ये है मेन एक्सिस, उसकी एक्सिल में से निकल रहा है एक थोन। तो कहाँ से निकला है थोन, एक्सिल से। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, एक्सिलरी बड, जो किस में मॉडिफाई होगी, इनटू दी थोन। तो थोन के अंदर वो मॉडिफाई हो गई। और यहाँ पे देखिए ये है बेटा हमारी मेन स्टेम, ये है हमारे पास लीफ आपको, और वो ये है लीफ और यहाँ से क्या निकल रही हैं, हाँ एक्सिलरी बर्ड्स, और एक्सिलरी बर्ड से हमारे पास क्या निकल रही हैं, दीज आर दी टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल की बात करें हम, चाहे हम थोन की बात करें, दोनों के दोनों कहाँ से अराइज हो रहे हैं, फ्रॉम दी एक्सिलरी बर्ड। तो ओरिजिन क्या हो गया, सिमिलर। लेकिन क्या फंक्शन सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। ये प्रोटेक्ट कर रहा है प्लांट को अगेंस्ट ग्रेजिंग और ये हेल्प कर रहा है इन दी क्लाइंबिंग। ठीक है जी। अब ये दो एग्जाम्पल्स तो बेटा हमारे पास हो गए। अब एक और प्यारा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, दैट इज दी, किधर चलें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 और वो क्या हो सकता है, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट में क्या दिया, अब देखो इंसेक्ट्स के, अभी कॉकरोच की तो स्टडी हम लोग अभी ताजी ताजी करके हटे हैं। तो कॉकरोचेस के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बताओ, सॉरी आप लोग तो 12th में हो, तो कॉकरोचेस के अंदर हमारे पास, कॉकरोचेस 11th के अंदर पढ़ के आए हो, तो माउथ पार्ट आपने पढ़े हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक लेबियम, एक लेब्रम, मैक्सिली, मैंडिबल। अगर आप किसी भी इंसेक्ट के माउथ पार्ट देखोगे तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन आपको माउथ पार्ट की यही मिलेगी, मतलब सबका ओरिजिन जो है क्या मिलेगा, सिमिलर। तो माउथ पार्ट में अगर हम इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स कैसे होंगे, सिमिलर ओरिजिन होगा। मुझे कैसे पता सिमिलर ओरिजिन है, एक ही तरह से अराइज हुए हैं, क्योंकि अगर सबके माउथ पार्ट्स की मैं बात करूं तो वहां पे क्या क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा बेटा लेबियम, वहां पे प्रेजेंट होगा बेटा लेब्रम, लोअर लिप, अपर लिप, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होंगे, मैक्सिली, और क्या प्रेजेंट होंगे, मैंडिबल्स। तो सबका बेसिक जो माउथ पार्ट्स है ना, सारे इंसेक्ट्स के पास ये होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सबका ओरिजिन सिमिलर था, इसलिए एक जैसे माउथ पार्ट है। एक जैसे माउथ पार्ट का मतलब क्या है, सभी के सभी सिमिलरली अराइज हुए हैं, एक ही जैसा ओरिजिन था माउथ पार्ट का, इसीलिए सब सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि मैं इन्हें होमोलोगस ऑर्गन्स बोल रही हूँ, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फंक्शन डिफरेंट कैसे होंगे, देखो, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिफरेंट इन फंक्शन। अब माउथ पार्ट्स जो इंसेक्ट के हैं वो तो है सेम, लेकिन उनकी फंक्शनिंग है डिफरेंट। आपको कैसे, मैं माउथ पार्ट्स तो खाने के ही काम आते हैं, ये कैसे डिफरेंट हो सकते हैं बेटा डिफरेंट। और वो कैसे हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट कॉकरोच, कॉकरोच के जब आपने 11th में माउथ पार्ट्स पढ़े थे तो कैसे थे, चूइंग एंड बाइटिंग टाइप। कैसे हैं, चूइंग एंड बाइटिंग टाइप। इफ आई टॉक अबाउट
हाउस फ्लाई, कैसे होते हैं हाउस फ्लाई के माउथ पार्ट? स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. If I talk about mosquito, मस्कीटो के पता कैसे होते हैं? साइफन टाइप, साइफनिंग माउथ पार्ट्स होते हैं. खून पीते हैं ना वो, उनकी जो प्रोबोसिस होती है साइफन लाइक होती है, उसको ऐसे पेनिट्रेट करेंगे स्किन में और साइफन से क्या आ जाएगा? ब्लड वो है सक कर लेते हैं. तो क्या लिखेंगे हम? साइफोनिंग टाइप. और साइफन का मीनिंग आप जानते हैं, 6th क्लास से आपको साइफन पढ़ाने शुरू हो गए थे. और लास्ट इफ आई टॉक अबाउट द बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज कैसे होते हैं? बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स पता है किसी को? बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स होते हैं बेटा, साइफनिंग टाइप हो गई ना, इनके माउथ पार्ट्स होंगे, मैं भूल गई क्या? नहीं, तो स्पॉन्जिंग हो गए, मस्कीटो के साइफनिंग टाइप हो गए, और बटरफ्लाई के हमारे पास क्या होंगे? इनके भी हाँ स्पॉन्जिंग टाइप ही होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो चूइंग एंड बाइटिंग टाइप इनके हो गए. देखो अब यहाँ पे डिफरेंट क्या है, देखो सबका सबका क्या है? ओरिजिन है बेटा सिमिलर, क्योंकि सबके माउथ पार्ट है सिमिलर, लेकिन फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? अलग अलग. और वो क्या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? देखो कॉकरोच के वही माउथ पार्ट हैं, लेकिन चूइंग एंड बाइटिंग में. हाउस फ्लाई के वही हैं स्पॉन्जिंग टाइप, मस्कीटो के वही हैं साइफनिंग टाइप, या इनके होते हैं साइफनिंग टाइप, इनके आप लिख लीजिए पायरसिंग. हाँ ये होते हैं पियर्सिंग टाइप, और इनके होते हैं बेटा साइफनिंग टाइप. ये लीजिए. तो सबके क्या है? फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है. ये चू और बाइट कर रहे हैं, ये देखो ये हार्ड फूड भी खा लेते हैं ना कॉकरोचेस, तो उनको अच्छे से जो है चू कर लेते हैं, मैस्टिकेट कर लेते हैं. चूइंग एंड बाइटिंग, स्पॉन्जिंग, पायरसिंग एंड ऑल. तो यहाँ से भी आपको क्या पता चल रहा है? माउथ पार्ट का सबका ओरिजिन है सेम, लेकिन फंक्शन वो कर रहे हैं डिफरेंट परफॉर्म. तो यहाँ से आपको क्या समझ आ गया? होमोलोगस ऑर्गन. तो होमोलोगस ऑर्गन को अगर हम लिखें तो क्या करेंगे? अगर मैं बात करूँ, इनका है सेम ओरिजिन, तो एक ही ओरिजिन से बेटा ये सब बने हैं, इनका ओरिजिन सबका सेम है ऑर्गन्स का, लेकिन इनके फंक्शंस हैं अलग से. दिस इज, ये एक परफॉर्म कर रहा है फंक्शन 1, एक परफॉर्म कर रहा है फंक्शन 2, एक परफॉर्म कर रहा है फंक्शन 3, एक परफॉर्म कर रहा है ऑर्गन फंक्शन 4. तो ओरिजिन है सेम, लेकिन उनके फंक्शंस हैं बहुत अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग तरह के फंक्शन हैं. तो आपको क्या दिख रही है? ये क्या है? ये दिस इज डाइवर्जेंस. तो होमोलोगस ऑर्गन्स डिपिक्ट्स क्या? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. तो यहाँ से हमें किस चीज़ का पता चलता है? डाइवर्जेंस इन एवोल्यूशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि एक ही कॉमन एनेसेस्ट्री से ये सारे के सारे जो हैं आगे बने हैं. एनेसेस्ट्री यहाँ पे क्या थी? कॉमन. कॉमन ओरिजिन से सबका आगे क्या है? फेट है, सबका अलग अलग फंक्शन है. तो यहाँ से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हमें पता चल रही कि एवोल्यूशन में डाइवर्जेंस है. क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. और दूसरा यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है? कॉमन एनेसेस्ट्री. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन एंसेस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस हमारे जो है नीट के एग्जाम के अंदर. तो कॉमन एंसेस्ट्री का पता चलता है एंड इट डिपिक्ट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस ऑर्गन्स. अब आ जाइए बेटा एनालोगस ऑर्गन्स. क्या होते हैं एनालोगस? बिल्कुल होमोलोगस से उल्टे. वहाँ पे ओरिजिन सेम था, फंक्शन डिफरेंट था. यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन सेम होगा बट ओरिजिन डिफरेंट होगा. तो लिख लीजिए ऑर्गन्स performing similar functions but having different but having हाँ similar functions हो गया ना, but having different origins. भर भर के एग्जाम्पल है बेटा इसके सपोर्ट में भी हमारे पास. क्या एग्जाम्पल है? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है बेटा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1. तो क्या हमें याद रखना है? यहाँ पे फंक्शन सिमिलर होंगे, ओरिजिन डिफरेंट होगा.
वहाँ पे ओरिजिन सेम था, फंक्शन डिफरेंट थे, और वो समझ भी आ गया। इतने सिंपल 3 एग्जाम्पल आपके लिए लाए ना, 2 तो आपके एनसीईआरटी के बुक के हैं, एक अलग से है, तो सबके सब आपको इजीली याद हो गए होंगे। अब देखिए, अब है आगे बेटा सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट ओरिजिन। हाँ, इसमें सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका लें, लीव्स का और क्लैडोड्स का। 11th में पढ़ा था ना मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, लीव्स एंड क्लैडोड्स। क्लैडोड्स याद है किसमें प्रेजेंट थे? अगर नहीं याद तो फटाफट 11th को रिकैपिचुलेट करो, खोलो वो चैप्टर और वहां पे देखो क्लैडोड क्या था, जहां पे स्टेम क्या बन जाती है, स्टेम बन जाती है लीफ लाइक, वो मॉडिफाई हो जाती है, और जो एक्चुअल में लीफ थे वो क्या बन गए, स्पाइन बन गए। किस लिए? ट्रांसपीरेशन का रेट कम करने के लिए। तो क्लैडोड क्या बन गए, जो स्टेम थी वो क्या बन गई यहाँ पे, लीफ लाइक। तो क्लैडोड, क्लैडोड क्या है, ये क्या है, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, ये क्या बन गया, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो ये क्या है, मॉडिफाइड टू बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। लेकिन क्या ये लीफ है? इट इज नॉट लीफ। तो इसका ओरिजिन लीफ तो है ही नहीं, ये लीफ है ही नहीं। और ये क्या है, ये है लीव्स। लीव्स क्या होते हैं हमें पता है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। तो क्लैडोड फंक्शन वही कर रहा है जो लीफ करता है। लीफ कैसे होते हैं, लीफ आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। क्लैडोड भी ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है, लेकिन ये लीफ है, लेकिन ये लीफ नहीं है। तो दोनों का ओरिजिन क्या है, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है। ये क्या है, स्टेम। तो क्लैडोड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं बेटा, इन रस्कस, यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोनों का ओरिजिन, ये लीफ है, ये लीफ नहीं है, लेकिन लीफ जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन बट हैव डिसिमिलर ओरिजिन्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम किसका ले लेंगे बेटा, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स and birds, wings of insects and birds। अब इसमें क्या एनालॉगी है, देखो इंसेक्ट के विंग ले लो चाहे बर्ड के विंग ले लो, दोनों का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, सेम। क्या फंक्शन है, हेल्प इन फ्लाइंग। इंसेक्ट्स भी अपने विंग को किस लिए यूज करते हैं, फॉर फ्लाइंग, और बर्ड्स भी अपने विंग्स को क्यों यूज करते हैं, फॉर फ्लाइंग। लेकिन अगर इनके ओरिजिन की बात करें, इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं कहाँ से हैं, उनकी जो स्किन है, मतलब उनकी जो क्यूटिकल है उसकी एक्सटेंशंस है। कॉकरोच में पढ़े थे ना, जो विंग्स पड़े थे, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक पेयर ऑफ विंग्स, तो ये किस चीज़ के बने हुए हैं, दीज वर मेड अप ऑफ काइटिन, मतलब एक्सटेंशंस ऑफ स्किन है एक तरह से, यू कैन से एक्सटेंशंस ऑफ स्किन। लेकिन अगर बर्ड्स की बात करूं, बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो हमने पढ़े थे ना, जो उनकी लिम्स हैं वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई इनटू दी विंग्स। तो क्या है ये, मॉडिफाइड फॉर लिम्स। जो मॉडिफाई होके क्या बन गई, लाइट हो गई, फेदरी हो गई, किस चीज़ के लिए, फॉर फ्लाइट। तो ओरिजिन क्या है, ये स्किन की एक्सटेंशन है, ये लिम्स हैं। अरे भाई दो अलग अलग चीज़ें हैं, स्किन और लिम्स दो अलग चीज़ें नहीं हैं। तो ओरिजिन क्या है, दोनों का अलग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सिमिलर, उड़ रहे हैं। उसके अलावा बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज पोटैटो एंड दी ट्यूबरस रूट्स। पोटैटो एंड ट्यूबरस रूट्स। पोटैटो, पोटैटो के बारे में हम सबको पता है, व्हाट इज पोटैटो, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड रूट और स्टेम, इट इज स्टेम, सबको पता है। तो पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, एवरीबडी नोज। वो ट्यूबरस रूट, चलो ट्यूबरस रूट में मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्वीट पोटैटो, दिस इज पोटैटो, दिस इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, क्या है बताओ, क्या ओरिजिन है स्वीट पोटैटो, क्या ये भी स्टेम है,
नहीं। स्वीट पोटैटो क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूबरस रूट। ये रूट मॉडिफाई हो गई है और क्या बन गई है? ट्यूबरस बन गई है। किस लिए? 11th में हमने पढ़ा था क्यों हुई रूट के अंदर मॉडिफिकेशन, रूट क्यों ट्यूबरस होती है? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। तो यहाँ पे रूट कैसी हुई है? ट्यूबरस रूट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। क्या है? ट्यूबरस रूट। किस चीज़ के लिए? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। क्या स्टोर कर रखा है? स्टार्च। पोटैटो भी क्या है? ट्यूबर बन गया है, स्टेम मॉडिफाई होकर ट्यूबर बन गई है। ये भी क्यों मोटा हुआ, ट्यूबर लाइक क्यों हुआ? इसको भी क्या फंक्शन परफॉर्म करना है? इसको भी फंक्शन परफॉर्म करना है स्टोरेज का। ये भी क्या स्टोर करता है अपने अंदर? स्टार्च। तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक है स्टेम, एक है रूट। मतलब ओरिजिन दोनों का अलग है, एक चीज स्टेम है, एक रूट है। रूट और स्टेम का ओरिजिन तो अलग अलग होता है ना बेटा, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिमिलर, स्टोरेज का काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गए हमारे पास? एनालोगस ऑर्गन्स। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इसका, और वो लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं फिन्स ऑफ फिशेस एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, या व्हेल भी लिख सकते हैं। अब फिन्स ऑफ फिशेस की बात करें, अगर मैं पेक्टोरल फिन्स की बात करूँ फिशेस की, तो क्या है ये? क्या फिन्स का काम क्या होता है? पहले तो इनके फंक्शंस देख लेते हैं। चाहे वो फिन्स है या वो फ्लिपर है, बोथ आर यूज्ड फॉर स्विमिंग। तो दोनों का काम क्या है? बोथ आर मेंट फॉर स्विमिंग। पानी के अंदर जो फिन्स हैं वो मछली को किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। डॉल्फिन के फ्लिपर्स भी जो आगे हैं प्रेजेंट, उसको किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं? स्विमिंग में। तो फंक्शन क्या हो गया? सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनके ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन वाइज क्या होगा? फिशेस। फिशेस के ये जो फिन है ना बेटा, क्या है ये? और ये क्या है? फ्लिपर्स ऑफ द डॉल्फिन। क्या है फ्लिपर ऑफ द डॉल्फिन? क्या है? दीज आर दी मॉडिफाइड फोर लिम्स। ये क्या है? दीज आर नोट फोर लिम्स। क्या ये फोर लिम्स हैं? नहीं, ये फोर लिम्स नहीं है। और ये क्या है? दीज आर फोर लिम्स। तो दोनों का ओरिजिन सेम नहीं है। ये फोर लिम है, ये नहीं है, तो ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सच ऑर्गन्स आर नोन एज एनालोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस ऑर्गन्स डेपिक्ट्स कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओरिजिन है अलग अलग। मैंने क्या कहा? ओरिजिन है अलग अलग। तो दिस इज ओरिजिन 1, दिस इज ओरिजिन 2, ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3। तो सभी के सभी ओरिजिन जो हैं वो इकट्ठे क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिमिलर। ओरिजिन चीज़ों का अलग अलग है, लेकिन वो इकट्ठी होके क्या कर रही हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो सारी की सारी जो अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग ओरिजिन से थी, कि इसका ओरिजिन अलग है, इसका ओरिजिन है, लेकिन वो सारी इकट्ठी मिलके क्या हुआ? अलग अलग ओरिजिन का क्या फ़ायदा हुआ? सब ने आगे फंक्शन तो सेम ही परफॉर्म किया। तो सारे के सारे ओरिजिन क्या हो रहे हैं? कोइंसाइड। तो ये क्या दिखा रहा है हमें? कॉन्वर्जेंस इन एवोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये आपको कॉमन एनेसेस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं देता है। डू नॉट टेल अबाउट द कॉमन एनेसेस्ट्री। कहाँ पर चल रही है? एक ही फंक्शन है, अलग अलग ओरिजिन के लोग एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लोग नहीं मतलब ऑर्गन्स। तो यहाँ कॉमन एंसेस्ट्री की बात कहाँ से आ गई? यहाँ वहाँ थी कॉमन एंसेस्ट्री, एक ही, कि वो फंक्शन भलाए अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम था। तो उससे क्या पता चल रहा था? कि वो सेम ही ओरिजिन से आए हैं, उनका एंसेस्टर कभी सेम रहा होगा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स किस चीज़ के बारे में बताते हैं? कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमन एंसेस्ट्री थोड़ी है, ये अलग ओरिजिन से आ रहा है, ये अलग ओरिजिन से आ रहा है, ये अलग ओरिजिन से आ रहा है। वो अलग बात है कि सारे के सारे जो है फंक्शन सेम परफॉर्म करने लग गए। तो उससे क्या होता है? एनेसेस्ट्री तो सबकी अलग अलग है ना। तो यहाँ पे कभी मत लिखना कि एनालोगस ऑर्गन कभी भी कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताते हैं, नहीं बताते हैं, कभी नहीं बताते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स ओनली टेल्स अबाउट दी कॉमन एनेसेस्ट्री। तो यहाँ पे क्या होगी?
एनालोगस ऑर्गन्स डिपिक्ट्स द कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। याद रखोगे, एनालोगस ऑर्गन से क्या होती है, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और होमोलोगस ऑर्गन से क्या होती है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कुछ लोग याद करते हैं ना इसको ACHD से, ACHD समझ में आ रहा है ना। AC क्या है, एनालोगस ऑर्गन, A स्टैंड फॉर एनालोगस ऑर्गन, C स्टैंड फॉर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एनालोगस ऑर्गन्स डेपिक्ट्स कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोथ, नन ऑफ दीज। तो क्या लिखेंगे, तो हमें पता तो होता है यार कॉन्वर्जेंट थी कि डाइवर्जेंट, हम हो गए कंफ्यूज, तो उसको कैसे याद रखेंगे। AC एनालोगस डेपिक्ट्स कॉन्वर्जेंट, तो AC सबके घरों में AC है। एंड HD, आजकल किसका ज़माना है, HD टीवीज, HD कैमरास एंड ऑल, तो उससे आप याद रखते हैं H फॉर होमोलोगस, D फॉर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास आ जाते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स? वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, कुछ टाइम पहले ये हमारे अंदर सॉरी ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, ये कुछ ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में आज भी प्रेजेंट है, बट इन रिड्यूस्ड एंड नॉन फंक्शनल फॉर्म। ऑर्गन्स present in our body in reduced and non functional form, but at some time these were very well developed and functional in our ancestors, but were very well developed and fully functional in our ancestors। हमारी बॉडी में कभी हमारे एनेसेस्टर में ये थे, तो उनके टाइम पे कैसे थे, ये वेल डेवलप्ड थे और फुली फंक्शनल थे। तो वो उसके कुछ, वो आज भी हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे हैं, अब रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि उनका कोई भी ज़्यादा फंक्शन नहीं रहा। तो किसी भी चीज़ का अगर हम यूज़ मतलब करना कम कर दें, या उसका यूज़ जो है एक तरह से उसका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए, कि भी चीज़ का हमारी बॉडी में कोई फंक्शन ही नहीं है, तो धीरे 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 डिसयूज़ की वजह से वो चीज़ क्या होती रहेगी, वो ऑर्गन हमारा रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ना बेटा, वैसे अगर मैं आपको लिस्ट बताऊँ ना, अराउंड 90 वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो हम कुछ की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का। सबको पता है ना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होती है। हमारा जो सीकम होता है बॉडी में, अगर हम चलें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, तो जहाँ पे सीकम होता है, सीकम के पास यहाँ पे ऐसे, सीकम के पास यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। किसी को नहीं भी पता तो प्लीज़ गूगल में जाओ, डायग्राम खोलो, हमारी इंटरनल एनाटॉमी खोलो डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पे आपको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिख जाएगी। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी के अंदर, इसका कोई फंक्शन नहीं है, हमारी बॉडी में तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। कई बार क्या हो जाता है, इसमें कोई फूड अड़ गया है, कुछ भी किसी भी तरह से कोई चीज़ इसमें फंस गई, इन्फेक्शन हो गया, डिजीज़ हो जाती है। तो अगर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो उससे जो डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ का नेम होता है बेटा अपेंडिसाइटिस। क्या नेम होता है उसका? द नेम ऑफ द डिज़ीज़ इज़ अपेंडिसाइटिस। बच्चे कहते हैं या बहुत सारे पेरेंट्स, अपेंडिक्स हो गया जी। अरे अपेंडिक्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बोलो उसका इन्फेक्शन हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया। तो क्या करें मैडम, कैसे? भाई दवाई से ठीक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, ये नॉन फंक्शनल, कोई फ़ायदा नहीं है हमें इस ऑर्गन का हमारी बॉडी के अंदर। तो इसको हम निकलवा सकते हैं, तो इसको रिमूव करवा दो बॉडी से। तो रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, रिमूवल को हम क्या बोलते हैं, अपेंडेक्टोमी।
ठीक है, अपेंडेक्टोमी इसको बोलते हैं, या अपेंडिसाइडेक्टोमी, अपेंडिसाइडेक्टोमी भी इसको बोल सकते हो। तो इसको हम रिमूव करवा सकते हैं अपनी बॉडी से। तो ये प्रेजेंट क्यों है बेटा? हमारा ओरिजिन कहाँ से है? हमारा ओरिजिन है वैसे तो रेप्टाइल से। रेप्टाइल से क्या बने? बर्ड्स बने, मैमल्स बने। अब मैमल, अगर मैं मैमल्स में बात करूँ, अगर मैं हर्बीवोर्स की बात करूँ, तो हर्बीवोर्स की बॉडी में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में आज भी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स फंक्शनल है। अगर मैं बात करूँ रैबिट की, अगर मैं बात करूँ काऊ की, अगर मैं डियर की, बफलोज की, इनके अंदर क्या है? इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, इनके स्टमक के अंदर, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवाने वाले बैक्टीरिया। घास चारा सब खा जाती है ना, फाइबर। हम लोग तो पचा ही नहीं सकते घास को, पेपर को, वुड को। खा के देखो, घास एज इट इज़ निकलेगी सुबह, है ना। तो हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते क्योंकि इट इज़ रिच इन सेल्यूलोज। हमारे पास सेल्यूलोज को पचाने वाला बैक्टीरिया ही नहीं है, दैट इज सेल्यूलेज। कहाँ रहता है वो? रूमिनेंट्स की, हर्बीवोर्स की वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जिसका नेम होता है सेल्यूलेज, जो हेल्प करता है सेल्यूलोज की डाइजेशन में। क्योंकि वो हर्बीवोर हैं, उनको चारा खाना है, हमें तो पका पकाया खाना खाना है, तो हमें सेल्यूलोज को पचाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो पका लिया खाना, और कच्चा खाना हमें खाना ही नहीं है, तो सेल्यूलेज की हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं है तो वो हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में नहीं है। जब नहीं है तो इस अपेंडिक्स का हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हमारी बॉडी में ये ऐसे ही एक ऑर्गन लटका हुआ है, किस फॉर्म में? रिड्यूस्ड है, नॉन फंक्शनल, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। परेशानी करे तो निकलवा के फेंकवा दो, दैट्स इट। अगला बेटा एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बाद आ जाता है एक एग्जाम्पल, कॉकिक्स, जिसको हम कोकिजियल बोन भी बोलते हैं, या इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। हमारे जो लास्ट वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं? कॉकिक्स। सबको पता है, नहीं भी पता तो अभी हम स्केलेटल सिस्टम की तरफ ही बढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे आप लोग देखना। तो लास्ट जब हमारा वर्टिब्रल कॉलम है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे की तरफ जाके, बिल्कुल जहाँ पे आपकी हिप्स है ना, बिल्कुल लोअर पोर्शन पे जाके आप फील भी कर सकते हो, बिल्कुल नीचे वर्टिब्रल कॉलम ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में एंड हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो वहाँ के जो वर्टिब्रे हैं आपस में फ्यूज़ होके क्या बनाते हैं? कोकिजियल बोन या कोकिक्स। अब ये हमारे जो पुराने एनेसेस्टर्स थे, मंकीज़ थे, एप्स थे, उनको तो किसकी ज़रूरत थी बेटा? टेल की ज़रूरत है ना, क्योंकि उनमें बाइपीडल या अपराइट उनके अंदर पोस्चर तो नहीं है ना उनका। वो अभी भी कैसे चलते हैं? झुक के चार टांगों के ऊपर। डॉग ले लो, कैट ले लो, है ना, और आपके ये जितने भी काउज ले लो, बफलोज ले लो, सभी के सभी, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? अभी भी ये चार टांगों से चल रहे हैं ना। तो इनको बैलेंस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एक टेल की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या हुए? ये मंकीज, एप्स, सबके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेल प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग में एवोल्यूशन हो गई, हम तो एवोल्यूशन की बिल्कुल पीक पे बैठे हैं। सबसे हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म इन दी वर्ल्ड कौन है? हम हैं, ह्यूमन बींग्स। तो जब इवॉल्व हुए एवोल्यूशन के टाइम पे, हम में आ गया बाइपीडल लोकोमोशन, हम सीधे खड़े हो गए, अपराइट हो गए। तो हमें इस टेल की, क्योंकि हम अब दो टांगों पे चलते, चार पे नहीं चलते, हमें बैलेंस बनाना आता है, तो नो नीड ऑफ दैट टेल। टेल की ज़रूरत नहीं थी, तो धीरे 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 ये जो टेल बोन है कॉकिक्स में रिड्यूस हो गई, इसीलिए। लेकिन ये कॉकिक्स का बिल्कुल छोटा पॉइंट जो है, पॉइंटेड कॉकिक्स, अभी भी हमारे अंदर प्रेजेंट है। और कई लोगों में ये अभी भी बाय बर्थ, कुछ बच्चों के अंदर ना बाहर उभरी हुई आ जाती है जब वो पैदा होते हैं, मतलब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर लेके वो पैदा हो सकते हैं, तब उसको सर्जरी से वहीं की वहीं रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद आप ले लीजिए बेटा और एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है और है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, या जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आईलिड। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पता है ना सबको? ये जो पिंक पिंक हमारी आई के बिल्कुल यहाँ पे कोने में, कोर्नुआ में क्या है यहाँ पे प्रेजेंट? पिंक कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना बेटा। ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट था? हमारे एनेसेस्टर्स के पास प्रेजेंट था। ये बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, ये रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट है। बर्ड्स में क्यों प्रेजेंट है? जब वो हवा के अंदर उड़ रहे हैं तो हवा से जो एयर करंट से उनकी आईज को बचाते हैं और उनको सब कुछ दिखता रहे, तो ये मेम्ब्रेन ना ऐसे खुल जाती है उनकी आईज में। ठीक है, रेप्टाइल्स में हो गई, या जो स्विम करते हैं बर्ड्स, उनको पानी के अंदर देखना है तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ऐसे खुल जाती है ये आईलिड्स। अदरवाइज तो हमारी आंखों के अंदर पानी जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, तो उनकी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन खुल जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और वो आईज के अंदर पानी नहीं जा रहा है और वो आराम से पानी के अंदर देख सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रिड्यूस हो चुकी है, हमारा फंक्शन है ही नहीं। हमारी आईज को इवन क्लिनजिंग के लिए भी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अपर आईलिड ऐसे आती है, बंद होती है और ऐसे खुलती है, उसी से हमारी आईज की, हमारे कॉर्निया की क्लीनिंग भी चलती रहती है। तो दिस इज़ नॉन फंक्शनल इन आवर बॉडी। उसके अलावा क्या है?
प्रेजेंस ऑफ द मेमे, प्रेजेंस ऑफ मेमे। मेल्स के अंदर मेमे की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना ज़रूरत, क्योंकि उनको कौन सा इन्फेंट्स को फीड करवाना है, नहीं करवाना, तो क्यों प्रेजेंट है? नॉन फंक्शनल रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़बरदस्ती प्रेजेंट है। उसके अलावा बेटा प्रेजेंस ऑफ द हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी। भाई पहले हमें इन बालों की बड़ी ज़रूरत थी, बड़े इंपॉर्टेंट थे ये बाल हमारे लिए। आदि मानव बिना कपड़ों के ही घूमता रहता था। भाई ठंड आई, सब कुछ आई, तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेयर्स थे वो एक तरह की कवरिंग, हीट को पकड़ के रखते थे। तो हेयर बहुत ज़रूरी थे बॉडी के ऊपर। लेकिन अब क्या है, हमें कपड़े पहनने, सब कुछ आ रहे, डिज़ाइनर है अब तो, एक से एक ब्रांड चला हुआ है, एक से एक। तो अब हमें कपड़े आ गए, तो हमें हेयर्स की उतनी ज़्यादा, हमें अब बालों से कवर होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कवर अप होने के लिए हमारे पास। तो ये जो हेयर्स की प्रेजेंस है ना, क्या है ये? अनवांटेड ही है हमारे लिए। हेयर्स क्या करती हैं, फीमेल्स को तो ज़बरदस्ती में उनको रिमूव करवाना पड़ता है, इवन मेल्स भी। तो अनवांटेड चीज़ें हैं, इनका फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर ख़त्म हो चुका है। अब हम कपड़े पहनने लग गए हैं, हमें नहीं ज़रूरत इन बालों की। तो अनवांटेड, रिड्यूस्ड, फंक्शन लेस ऑर्गन्स प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट इन आर बॉडी, इसलिए तो हमने इनको वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर लिखा है। उसके अलावा बेटा लिख लीजिए थर्ड मोलार, या जिसको आप बोलते हो विजडम टिथ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड मोलर। दो दो मोलर होते हैं ना, दो इधर दो इधर दो इधर दो इधर। अभी तीसरा मोलर जो होता है ना, दैट इज विजडम टिथ। अरे भाई, जिसको अक्कल जाड़ बोलते हो हिंदी में, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ये आता ही 20 साल के बाद है, एडल्ट एज में। इस विजडम टूथ की जब ज़रूरत थी बेटा, जब हम कच्चा खाना खाते थे, जानवरों को पकड़ा, उनका फ्लैश कच्चा ही खा गए, पकाने का, कुकिंग का पता ही नहीं था अर्ली मैन को, किसी भी तरह का फूड वो खा रहे हैं। आजकल हम क्या हो गए, सोफिस्टिकेटेड, बड़े अच्छे से कुक करके खाएंगे, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खाएंगे, चीज़ों को प्रोसेस करके खाएंगे। तो हमें पागलों की तरह उतनी ज़्यादा चूइंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुक्ड फूड खाते हैं। तो ये वो काम हमारा, जो दो पेयर ऑफ मोलर, दो इधर दो इधर, दो मतलब हमारे पास जो ये मोलर्स प्रेजेंट है ना, दो दो इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी इधर भी इधर भी, उन मोलर से हमारा वो काम चल जाता है। हमें इस थर्ड मोलर की ज़रूरत नहीं है, ये नॉन फंक्शनल है। और ये आते भी, जब आते हैं बड़े पेनफुल होते हैं। क्यों? पहले जो अर्ली मैन था उसका जो वॉज क्वाइट बिग। अभी हम एवोल्यूशन ऑफ मैन में पढ़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे, तो जो का साइज जो था ना बहुत बड़ा था। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई, हमारा जो फेस है, हमारी जो ये जॉ लाइन है, शार्प होती चली गई, हमारा जो का साइज छोटा होता गया। माथा पहले बहुत बाहर था, ये अंदर चला गया। ये जो ब्रो बोन्स थी ये बहुत बाहर थी, ये अंदर चली गई। मतलब कहने का मतलब हम खूबसूरत होते चले गए। तो उस खूबसूरती के टाइम पे हमारा जो जॉ है वो भी छोटा होता चला गया। तो अब जॉ में इस बेचारे, जब ये आता है ना 24-25 की एज में विजडम टिथ, एक तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अनवांटेड चीज़ आ रही है। दूसरा, जॉ भी अब छोटा हो चुका है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जॉ में फिट होने के लिए बड़ी पेन से निकलता है, और जब निकलता है टेढ़ा मेढ़ा, तो ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। कभी इसमें फूड फंस जाता है, क्योंकि टेढ़ा है, अच्छी तरह अलाइनमेंट में नहीं आया। 90% लोगों को इससे परेशानी ही होती है। तो लेटर एजिस में इसको, या जब ये परेशानी करने लगता है, कैविटीज़ लग गई या साथ वाले दांत को सड़ा दिया, तो हमें इसको रिमूव करवाना पड़ता है। तो इसका कोई फंक्शन नहीं है एज इट इज़ हमारी बॉडी में। तो ये नहीं आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये मानता नहीं है, ये आ जाता है। उसके अलावा बेटा हमारे पास ये कैनाइन, लार्ज एंड पॉइंटेड कैनाइन्स, लार्ज एंड पॉइंटेड कैनाइन्स। कैनाइन पता है ना, सामने इंसाइजर हैं, तीखे वाले जो दांत होते हैं, कईयों के देखे बहुत तीखे होते हैं और बड़े होते हैं दांत, राक्षस की तरह, हाँ बहुत बड़े। क्यों है वो? अरे भाई ज़रूरत नहीं है। पहले तो कच्चा मांस छीलना पड़ता था, टीयर ऑफ करके खाना पड़ता था, कुकिंग करता ही नहीं था अर्ली मैन, उस वक्त इनकी दांतों की ज़रूरत थी। तब ये मॉडिफाई होके एकदम पॉइंटेड और लार्ज बने थे, कि किसी भी तरह का जो है एनिमल है, कोई भी फ्लैश है, कच्चा ही उसको खींचो, रगड़ जाओ, खा जाओ। लेकिन अब हम कुक्ड फूड खाते हैं, तो उतनी टीयरिंग की, उतनी शार्प एजिस के दांतों की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कुक्ड फूड खा रहे हैं, तो इनका एज इट इज़ कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन ये स्टिल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एंड वन, द वेरी इंटरेस्टिंग वन इज द ऑरिक्यूलर मसल्स। ऑरिक्यूलर मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बेटा? ईयर पिना, जो हमारे ईयर का ये पिना है ना, एक्सटर्नल पार्ट है, यहाँ पे दिस इज सपोर्टेड बाय ऑरिक्यूलर मसल्स।
अगर आप डॉग को देखो, कैट को देखो, रैबिट को देखो, बफलोज को देखो, काउस को देखो, तो वो अपने स्पीना को, एलिफेंट को देखो हिलाते रहते हैं ना, किस लिए? टू गैदर दी साउंड वेव्स। लेकिन पहले हम भी हमारा भी पीना बड़ा था, इधर उधर से साउंड वेव के लिए हमारा पीना ऐसे मूव कर सकता था। मूवमेंट कौन कराती थी? ऑरिक्यूलर मसल्स। लेकिन जैसे जैसे हमारे ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं उनकी वजह से और हमारे कॉन्डाइल्स की वजह से हमारी नेक को क्या मिली? मूवमेंट। हम मूव कर सकते हैं हर दिशा में, ऐसे ऐसे। कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, हाँ जी, कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, हाँ जी, ऊपर से लगा रहा है, हाँ जी, नीचे से लगा रहा है, तो हमारी नेक अब मूव कर सकती है। तो हमारे पीना को ऐसे मूव करने की जरूरत नहीं है। भैया किसी ने इधर से बुलाया तो पीना थोड़ी जाएगा, हाँ जी अब हम जाएंगे, हाँ जी, समझ रहे हो ना? तो पीना की मूवमेंट धीरे धीरे, क्योंकि हमारी नेक में मूवमेंट आ गई तो हमारे पीना की मूवमेंट की अब हमें ज़रूरत नहीं रही, तो हम उसका यूज़ करते ही नहीं, तो नहीं करते, पीना को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो धीरे 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 ये मसल्स क्या हो गई हमारी बॉडी में? नॉन फंक्शनल हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ लोगों को छोड़ो, वो अभी एटाविज़म में बताऊंगी, लेकिन कुछ एनिमल्स में जिनकी नेक में अभी उतनी मूवमेंट नहीं है, तो उनके पास अभी भी क्या प्रेजेंट है? उनके ईयर पिना के अंदर ये ऑरिक्यूलर मसल्स प्रेजेंट है एंड दे कैन मूव देयर पिना इन ऑल दी डायरेक्शंस। तो ये कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स की लिस्ट है बेटा, मैक्सिमम बुक्स को आप खंगाल लीजिए, बस ये इतने ही आपको मिलेंगे और इतने ही आपको बस अभी रिक्वायर्ड है। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? जो कभी हमारे एनेसेस्टर्स के अंदर प्रेजेंट थे क्योंकि उनको ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती रही, हम लोग जो हैं मॉडिफाई होते रहे, बेटर होते गए टाइम के साथ, तो इनमें से कुछ ऑर्गन ऐसे थे जिनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, उनकी ज़रूरत कम होने लगी कि अब हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, अरे हम तो ऐसे काम कर लेंगे, हम तो ये कर लेंगे। तो वो ऑर्गन्स जो अब उतने ज़्यादा यूज़ में नहीं रहे वो क्या होने शुरू हो गए? रिड्यूस होने शुरू हो गए। लेकिन रिड्यूस होके भी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, छोटी मोटी रिड्यूस नॉन फंक्शनल फॉर्म में वो आज भी प्रेजेंट है। तो उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज दी वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो बेटा आज हमने अभी होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में बात की है, और नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इसका कंक्लूडिंग पार्ट, मतलब बाकी का जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, वो लेंगे। और वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में मुझे एक चीज़ बतानी है, वेस्टिजियल ऑर्गन also tells us about common ancestry। कैसे मैम? जस्टिफाई करके बताओ। जैसे मैंने टेल का एग्जांपल लिया था, कोकिक्स बोन, हमारे एंसेस्टर कौन है? एप और मंकीज़, उनके पास टेल प्रेजेंट है और कोकिक्स बोन आज हम में भी प्रेजेंट है, वो अलग बात है कि वो रिड्यूस है। तो ये क्या दिखा रहा है पॉइंट? हमारी कॉमन एंसेस्ट्री। उसके अलावा ये जितने भी आप कहीं ना कहीं से किसी भी चीज़ को आप जोड़ लीजिए, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है, हमारा ओरिजिन कहाँ से है? बर्ड्स का और मैमल्स का, रेप्टाइल से। किसी भी पॉइंट को उठा के आप देखेंगे ना तो वो हमें किसके बारे में बताएगा? कि हमारी एंसेस्ट्री कॉमन है। किसी के पास अगर वो ऑर्गन प्रेजेंट है और वो आज हम में भी रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? हमारी जो लाइन ऑफ एवोल्यूशन है, हमारे जो एंसेस्टर थे वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कॉमन एंसेस्टर्स थे। तो कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में हमें कौन कौन बताता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बताता है हमें? होमोलोगस ऑर्गन्स एंड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बट नॉट दी एनालोगस ऑर्गन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।